गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम बात करते हैं बायोलॉजी का चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपके सिलेबस का चौथा चैप्टर है, जिसको हिंदी में जनन स्वास्थ्य भी कहा जाता है। आज की क्लास में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, या मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसके बारे में हम आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से जितने प्रश्न आएंगे आप लोग भी उसका कोशिश करें कि मैक्सिमम प्रश्न जो आपसे बन सकते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी का। चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव के बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है। आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़ के उसका आंसर बताइएगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 कहता है कॉपर टी रोकती है। कॉपर टी किसे रोकती है? ऑप्शन ए देखते हैं, निषेचन। ऑप्शन बी है अंडाणु का परिपक्वन। ऑप्शन सी है अंडोत्सर्ग। और ऑप्शन डी है ब्लास्टोसिस्ट का रोपण। हमने बताया था सौगर्भता से बचाव की विधि, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में हम आपको बताए थे, जिसमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड बताए थे जिसका नाम था आईयूसीडी विधि, जिसका पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। यानी यूटेरस के भीतर कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाया जाता है जो स्वगर्भता से बचाव करने में मदद करता है। तो आप लोग देखिएगा इसमें ऑप्शन में क्या कहता है। तो आईयूसीडी में बहुत एग्जांपल बताए थे हम, जिसमें बताए थे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, LNG 20, माला डी, ये सभी के बारे में हम बात किए थे। चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे इसके ऑप्शन जो सही कौन से हो सकते हैं। तो कॉपर टी के बारे में बताए थे, कॉपर टी कॉपर आयन रिलीज करते हैं। कॉपर टी किसको रिलीज करता है? कॉपर आयन। यानी जितने भी कॉपर आयन होते हैं कॉपर टी के द्वारा गर्भ के भीतर रिलीज किए जाते हैं, जो शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देते हैं और उसे निष्क्रिय कर देते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, कॉपर टी किसे रोकता है? पहला ऑप्शन है निषेचन, दूसरा है अंडाणु परिपक्वन। अंडाणु परिपक्वन में ये हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट ऑप्शन अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग की क्रिया LH और FSH हार्मोन द्वारा होती है, अतः यह ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लास्टोसिस्ट का रोपण। अंतरोपण, यानी अंतरोपण में भी कॉपर टी का कोई मुख्य योगदान नहीं होता है, यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो कॉपर टी किसे रोकती है? निषेचन को रोकती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे आ गया है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। प्रश्न संख्या 2 कहता है अंडाणु के निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका क्या है? यानी अंडाणु को निषेचन से बचाना है। अंडाणु को निषेचन से बचाने का उपयुक्त तरीका इसमें से कौन है? पहला ऑप्शन है बंध्याकरण, जो वासेक्टोमी भी हो सकते हैं या ट्यूबेक्टोमी भी हो सकते हैं। दूसरा हार्मोन गर्भ निरोधन, हार्मोनल गर्भ निरोधन। तीसरा ऑप्शन है अवरोधक युक्ति। तीसरा डी नंबर है ये सभी। अंडाणु को निषेचन से रोकने के लिए, यानी निषेचन से रोकने के लिए कौन सी विधि को क्या प्रयोग करेंगे? बंध्याकरण भी कर सकते हैं, अवरोधक युक्ति यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, हार्मोनल गर्भ निरोधक पिल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन तीनों सही जा रहा है, तो क्या मारिएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी ये सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे है, पढ़िएगा ध्यान से और आंसर बताइएगा। प्रश्न संख्या 3 कहता है निसंतान दंपति, यानी हमने आपको बताया था IVF के बारे में, यानी उससे रिलेटेड है। निसंतान दंपति की सहायता हेतु उपाय है, यानी निसंतान वैसे नर तथा मादा जिसके भीतर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, उसके भीतर संतान उत्पन्न करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हमने आपके आप लोगों को
क्लास में कई सारे मेथड बताए हैं। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। पहला है पात्रे निषेचन, जिसको आईवीएफ कहा जाता है। दूसरा है इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, आईयूटी जिसे कहा जाता है। तीसरा है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिसको कहा जाता है जेआईएफटी जिफ्ट। निसंतान दंपति को संतान प्राप्त करने का क्या क्या उपाय हो सकता है। देखिए, निसंतान उत्पत्ति में ये तीनों विधि क्या है, आईवीएफ के अंतर्गत आता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी पात्रे निषेचन के माध्यम से आता है। तो अतः आपका तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, उपयुक्त सभी ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, पति या शुक्राणु दाता के, यानी किसी हस्बैंड का बात किया जा रहा है और उसके युग्मक का बात किया जा रहा है। पति या शुक्राणु दाता के शुक्राणु को सांद्रित करके कृत्रिम विधि यानी मानव निर्मित विधि के बारे में बात किया जा रहा है। कृत्रिम विधि द्वारा गर्भाशय में प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाती है। यानी कृत्रिम रूप से किसी वीर्य को स्त्री के गर्भाशय के भीतर हम स्थानांतरित करते हैं, तब उस विधि को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है गिफ्ट, जो आपका गलत हो जाएगा। गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट का पूरा नाम होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी युग्मक को फैलोपियन नलिका के भीतर स्थानांतरित किया जाता है। अतः ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है आईसीएसआई, आईसीएसआई, ये ऑप्शन भी क्या होगा, आईसीएसआई क्या होता है, इंट्रा सेलुलर स्पर्म इंजेक्शन, यानी शुक्राणु को सूक्ष्म इंजेक्शन की मदद से अंडाशय के भीतर अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। अगला है आईयूआईटी, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है जिफ्ट, कृत्रिम विधि द्वारा जिसे किया जाता है, क्या होता है, आईयूआई, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन जिसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है, नीचे दिए गए यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग यानी एसटीडी, जिसे हम एसटीडी के नाम से जानते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। यौन संचारित रोग, उस रोग की पहचान कीजिए, यानी यौन संचारित रोग में कौन सा यौन संचारित रोग है जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। मतलब लैंगिक अंग जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसे कोई इफेक्ट नहीं करता है। कौन सा ऐसा एसटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो हमारे लैंगिक अंग को प्रभावित नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन है सिफिलिस। सिफिलिस यह एक प्रकार का एसटीडी है जिसके कारण क्या होता है, लैंगिक अंग के चारों तरफ कुछ दानेदार मिसेल्स जैसा संरचना बन जाते हैं और इचिंग का प्रॉब्लम आता है, तो ये इसको प्रभावित करता है। अतः ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एड्स। एड्स रोग जो है यह एसटीडी है जो रेट्रोवायरल डिजीज किसे कहा जाता है, तो एड्स आपका, एड्स भी हो सकता है। अगला सुजाक, सुजाक भी नहीं हो सकता, इसमें भी लक्षण दिखते हैं जनन अंग पे। उसके बाद लैंगिक मत्स्य, लैंगिक मत्स्य भी दिखता है, इसका भी लक्षण लैंगिक अंगों में दिखते हैं, प्रदर्शित होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, एड्स। एड्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे है, आप लोग आंसर बताइएगा। प्रश्न संख्या 1 है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ठीक है। जनन प्रौद्योगिकी यानी सहायक जनन तकनीक का बात किया जा रहा है कि वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है, यानी शुक्राणु को अंडाणु के भीतर अंतःक्षेपित करने की प्रक्रिया हम क्लास में बताए थे आपको। आईवीएफ, गिफ्ट, जिफ्ट, आईसीएसआई, आईयूटी, कई सारे विधि के बारे में वर्णन किए थे। यहाँ पर जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु के भीतर अंतःक्षेपित कर दिया जाता है, उस तकनीक को क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गिफ्ट, जिफ्ट, आईसीएसआई, ईटी। बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। गिफ्ट मतलब होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी युग्मक को फैलोपियन नलिका के भीतर स्थानांतरित कर देता है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला है जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी इसमें जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के भीतर
ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है आईसीएसआई, इसका पूरा नाम होता है इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन, यानी अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ईटी भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका नाम होता है इम्ब्रियो ट्रांसफर यानी भ्रूण स्थानांतरण, जो भी गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है, एमनियोसेंटेंसिस, उल्वेधन के बारे में बात किया जा रहा है। एमनियोसेंटेंसिस, इस प्रश्न को हम बताने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बता दिया जा रहा है। अभी अभी बताएंगे। तो एमनियोसेंटेंसिस क्या होता है, वैसे हम इसे ऑफलाइन क्लास में भी बता चुके हैं, परंतु फिर भी कोई अगर नया स्टूडेंट अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए बता देते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न एमनियोसेंटेंसिस के बारे में। देखिए, एमनियोसेंटेंसिस एक विधि होता है जिसमें एमनियोसेंटेंसिस जिसमें कोई महिला, कोई गर्भवती महिला, इसको हम फिगर के साथ समझा देते हैं। फिगर उम्मीद था बन जाना चाहिए, उतना बड़ा कलाकार नहीं है लेकिन फिगर कोशिश कर रहे हैं बनाने का। देखिए, ये ये कोई स्वगर्भ गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट लेडी है, जिसके गर्भ में भ्रूण पल रहा होता है। इसके गर्भ में भ्रूण पल रहा होता है, और भ्रूण जो है वो गर्भ के भीतर पल रहा होता है, जो नाभि रज्जु द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। इस स्ट्रक्चर को अपरा कहा जाता है, यानी प्लासेंटा कहा जाता है। और इस स्ट्रक्चर को एमनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमनियन। यानी एमनियोसेंटेंसिस विधि इसी से रिलेटेड है, एमनियन से। एमनियन क्या होता है, गर्भ के पूरे जो घेरे रहता है, गर्भ के भीतर का भाग, उसको एमनियन कहते हैं। इसके भीतर कई फ्लूइड पाए जाते हैं, जिस फ्लूइड में यह नवजात शिशु तैरते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, या उलट पुलट भी सकते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय में शिशु के गर्भ के भीतर हलचल करना आवश्यक होता है। एक स्वस्थ प्रेगनेंसी के लिए शिशु को एक दिन में कम से कम 10 बार हलचल करना आवश्यक होता है। ये 10 बार या 10 से अधिक मूवमेंट भी इसमें हो सकते हैं। और ये भ्रूण जो होता है, इसके इसका कई सारे कोशिकीय भाग इस द्रव में पाए जाते हैं। कई सारे कोशिकीय भाग इस द्रव में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब इसका कोई कोशिका है, सेल है, जो इसी द्रव में है। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में सामान्यतः इंजेक्शन की मदद से इस द्रव को, इंजेक्शन की मदद से कोशिश कर रहे हैं इंजेक्शन बनाने का, इंजेक्शन की मदद से इस द्रव को खींच लिया जाता है, जिसमें भ्रूण के कोशिका का अंश रहता है। और उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे उसमें किसी प्रकार का कोई आनुवंशिक दोष है या नहीं है, या फिर कोई गुणसूत्रीय विकार भी है, या उसके लिंग के बारे में भी जांच किया जा सकता है, जैसे वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी नर है या मादा है, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी कर सकते हैं। चलिए, इस प्रश्न को समझने के लिए हम ये आपको पहले टॉपिक समझा दिए हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न का बात करते हैं। चलिए, ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पे ये प्रश्न आ गया है। देखिए, ये प्रश्न कहता है एमनियोसेंटेंसिस, एमनियोसेंटेंसिस के बारे में क्या सही है। पहला है एल्ट्राइक द्रव निकालना, ये एल्ट्राइक द्रव नहीं होते हैं। दूसरा है गुणसूत्रों की विषमता का अध्ययन, यानी गुणसूत्रों का विषमता, यानी गुणसूत्र के संबंधित किसी प्रकार का कोई दोष भी है, विषमता भी है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। गर्भवती की जैव रासायनिक जांच, इसका जैव रासायनिक जांच भी होता है। एल्ट्रेटिक द्रव निकालना, इसको एल्ट्रेटिक द्रव भी कहा जाता है। ये द्रव निकालने के बाद ही इसका क्या किया जाता है,
जांच किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है आपको। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, तीनों लगभग तीनों ऑप्शन सही लग रहा है। इसको अल्ट्रेटिक द्रव नहीं एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। इसके भीतर जो द्रव रहता है इसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, जिसे निकालकर ही हम उसके बारे में जांच कर सकते हैं। अतः ये और सभी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8, गोली यानी पिल्स, जितना भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं जिसे मादा द्वारा सगर्भता से बचाव के रूप में ली जाती है, उस पिल्स के बारे में बात किया जा रहा है। गोली यानी पिल्स का क्या घटक क्या है, यानी वो पिल्स क्या करता है, यानी एंटी हार्मोनल होता है, यानी हार्मोन के स्राव का प्रतिरोध करता है, यानी सगर्भता से बचाता है, या मासिक धर्म को भी यह क्या करता है, अल्टर कर देता है। पहला बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, दूसरा है एलएच, तीसरा है एफएसएच, चौथा है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण और स्राव होता है। एलएच हार्मोन अंडोत्सर्ग में मदद करता है और शुक्राणुजनन में मदद करता है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एफएसएच हार्मोन, इसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हिंदी में कहते हैं पूटक प्रेरक हार्मोन। यह हार्मोन भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, जो अंडाशय से अंडाणु को बाहर मुक्त करने में मदद करता है। अतः आपका ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन सही होगा, जो प्रोजेस्टेरॉन का विरोध करता है और सगर्भता से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9, एमटीपी क्या है। एमटीपी का पूरा नाम बताए थे। एमटीपी को हिंदी में कहा जाता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यानी इंग्लिश में कहा था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हमने बताए थे एमटीपी के बारे में क्लास में। एमटीपी जो होता है यानी गर्भावस्था को पूर्ण होने से पहले ही, यानी गर्भावस्था की अवधि लगभग 9 माह यानी 9 मंथ की होती है, जिसे पूरा होने से पहले ही चिकित्सा की मदद से इसे नष्ट कर दिया जाता है, तभी उसको क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। चिकित्सा की मदद से नष्ट कर दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। यहाँ पे जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, एमटीपी क्या है। अच्छा, इसका पूरा नाम पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी मैं जस्ट बात किया था, एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी सगर्भता का चिकित्सीय समापन। पहले ही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, बाकी जितना भी ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10, पढ़िएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। उम्मीद है सभी स्टूडेंट लगभग में सही जवाब दे रहे हैं। ये आपका तैयारी को दिखा रहा है, एग्जामिनेशन के लिए आपका तैयारी किस प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सही है। जन्म नियंत्रण यानी सगर्भता से बचाव की विधि के बारे में पूछा जा रहा है। जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सही है। पहला ऑप्शन है आईवीएफ, दूसरा है गिफ्ट, तीसरा है जिफ्ट, चौथा आईयूडी। देखिए आईवीएफ विधि जो है वो जन्म देने की तकनीक है, निसंतान दंपति को संतान प्राप्त करने की तकनीक है, तो यह भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। यह भी ऑप्शन वंध्यता से बचाव के लिए है, तो यह ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और गिफ्ट भी इसी से वंध्यता का ही विधि है, जिसमें संतान उत्पन्न करने का विधि है, निसंतान दंपति को संतान उत्पन्न करने की आईवीएफ, गिफ्ट और जिफ्ट तीनों विधि है, अतः यह तीनों विधि गलत हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आईयूडी, जिसको कहते हैं इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, यानी शहर में महिला द्वारा अत्यधिक लोकप्रिय यह डिवाइसेस है, जिसे गर्भ के भीतर मादा द्वारा स्थापित किए जाते हैं। जैसे इसके बारे में बताए थे, कई सारे होते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375, एलएनजी 20, इस सब के बारे में हमने बात किया था। तो यहाँ ये सब इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस हैं, सबसे अधिक लोकप्रिय डिवाइस है, जिसे शहर की महिला अधिक उपयोग करती है। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आईयूडी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी पात्र निषेचन का बात किया जा रहा है। आईवीएफ के बारे में, आईवीएफ क्या है, जनन का रोकने का उपाय। जनन को किस प्रकार, ये ऑप्शन गलत है, जनन को नहीं रोकता है। दूसरा सहायक जनन प्रौद्योगिकी, यानी सहायक जनन यानी ऐसा तकनीक जो जनन में सहायता प्रदान करता है। तीसरा है प्रजनन विधि, ये भी नहीं है, प्रजनन विधि दो ही होते हैं, लैंगिक या अलैंगिक।
इनमें से कोई नहीं। देखिए, आईवीएफ क्या है? एक प्रकार का सहायक जनन प्रौद्योगिकी है, यानी निसंतान दंपति को संतान प्राप्त करने हेतु यह एक नया टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जिसके माध्यम से निसंतान दंपति भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं। लैंगिक संचारित रोग है, यानी यौन संचारित रोग भी कह सकते हैं इसे, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या बुक आपका क्वेश्चन लिख दिया लैंगिक संचारित रोग है। चलिए देखिए लैंगिक जनन में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, देखते हैं ऑप्शन। पहला है जननांग मत्स्य, चलिए जेनाइटल हर्पिस जिसे बोलते हैं, जेनाइटल हर्पिस। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, चौथा हीमोफीलिया। देखिए टर्नर सिंड्रोम, हम सिंड्रोम के बारे में बताए थे, लक्षणों के समूह को सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम तीन प्रकार के बताए थे हम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। यह गुणसूत्रीय विकार है, अतः यह दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑलरेडी गलत हो जाएगा। हीमोफीलिया यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह एक्स लिंक्ड यानी एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है, यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, इसमें ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका लैंगिक संचारित रोग क्या है? जेनाइटल हर्पिस, हम बताए थे एसटीडी का एग्जांपल, जेनाइटल हर्पिस, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, इस सब रोग के बारे में बात किए थे, क्लेडमेडिया था, इस सब बात। यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा? जेनाइटल हर्पिस यानी जननांग मत्स्य, जिसका हिंदी लिखा हुआ है जननांग मत्स्य, इंग्लिश में जेनाइटल हर्पिस के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीज भूले वाला विषय है रे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पुरुष नसबंदी से संबंधित है। पुरुष नसबंदी का बात किया जा रहा है, यानी वासेक्टोमी की चर्चा हो रही है। वासेक्टोमी, पुरुष नसबंदी को हम वासेक्टोमी भी कहते हैं। ठीक है, यह हमने क्लास में आपको डिस्कस कर दिया था। देखते हैं ऑप्शन इसका क्या कहता है। पहला है गोलियां, पिल्स, गलत हो जाएगा, यह रासायनिक विधि में किया जाता है, इसको सेवन किया जाता है मुख्य गोली के रूप में। अगला है वासेक्टोमी, अच्छा वासेक्टोमी, ये ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी बताया पुरुष नसबंदी को वासेक्टोमी भी कहा जाता है। और ट्यूबेक्टोमी यह मादा में होता है, मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14, 14 क्वेश्चन कहता है अंतः पात्रे निषेचन, अच्छा पात्रे लिखा है, पात्रे निषेचन होगा, अंतः पात्रे निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरक खंड यानी 16 से अधिक ब्लास्टोमेयर वाले भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी जब भ्रूण 16 ब्लास्टोमेयर से अधिक हो जाता है, यानी 16 से 32 कोरक खंड का हो जाता है, या ब्लास्टोमेयर कहा जाता है, तब उसे भ्रूण को किस भाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। पहला है झालर में, जो गलत हो जाएगा। झालर का काम हम बताए थे अंडाणु को कैच करना, मिसकैरेज से बचाना, तो झालर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है गिरिबा में, योनि के बाद का माल, बाह्य जननांग के बाह्य जननांग के बाद जो संकीर्ण रास्ते होते हैं जिसे गिरिबा कहते हैं, जो गर्भाशय में खुलता है उस भाग को गिरिबा कहते हैं, यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है गर्भाशय में, चौथा है फेलोपियन नलिका में। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? गर्भाशय में, क्योंकि भ्रूण का स्थानांतरण स्त्री के गर्भ के भीतर होता है, अर्थात गर्भाशय में होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। नेक्स्ट प्रश्न है कॉपर मोचित आयोडी, कॉपर मोचित आयोडी यानी कॉपर आयन को जो रिलीज करता है, मोचित मतलब रिलीज करने वाले, कॉपर आयन का क्या कार्य होता है? इस कॉपर आयन का क्या काम होता है? चलिए पहला ऑप्शन है ये शुक्राणु की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता को कम कर देते हैं। दूसरा ये युग्मक जनन को रोकते हैं, गलत आंसर, युग्मक जनन को नहीं रोकता है। तीसरा ये गर्भाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी नंबर ये अंडोत्सर्ग को संदर्भित करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कॉपर टी स्वगर्भता से बचाए रखने में, बचाव में मदद करता है, अतः इसे प्रेगनेंसी को रोकने का एक यंत्र कहा जाता है। कॉपर टी कॉपर आयन रिलीज करता है जो शुक्राणु की गतिशीलता को निष्क्रिय कर देता है और निषेचन होने से रोकता है, उसे निष्क्रिय करता था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है एक दंपति
जिसके पुरुष में शुक्राणु की संख्या बहुत ही कम है। देखिए, पुरुष में शुक्राणु की संख्या, अगर स्पर्म काउंट आपका कम हो जाएगा तो यह भी बांझपन का एक कारण हो सकता है। एक हेल्दी यानी शिशु को उत्पन्न करने के लिए शुक्राणु की संख्या मिलियन में होनी चाहिए, और उस मिलियन में से 60% शुक्राणु सेम साइज और शेप का होना चाहिए, और 40% स्पर्म अलग शेप एंड साइज के हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम शुक्राणु 60% सेम आकार के होना चाहिए, तभी निषेचन हो सकता है। ठीक है, अगर कोई बांझपन का शिकार है तो उसके जांच में मादा में भी टेस्ट किया जाता है, या मेल में उसके स्पर्म काउंट टेस्ट किए जाते हैं। चलिए, यहाँ पे है बांझपन यानी दंपति जिसके स्पर्म काउंट कम है, उसके लिए निषेचन को कौन सी तकनीक उचित रहेगी, निषेचन का कौन सा तकनीक उचित रहेगा, उसके बारे में बात किया जाता है। देखिए, पहला ऑप्शन है अंतःगर्भाशय स्थानांतरण, यानी गर्भाशय को स्थानांतरण कर देंगे। युग्मक अंतःकोशिकीय फेलोपियन स्थानांतरण, यानी युग्मक को फेलोपियन ट्यूब के भीतर स्थानांतरित कर देंगे। तीसरा है कृत्रिम वीर्यसेचन। चौथा है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ये तो ICSI हो गया, ये भी नहीं होगा। यानी कृत्रिम रूप से उसके गर्भाशय को यानी स्पर्म को कलेक्ट करके डायरेक्ट उसे गर्भाशय के भीतर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन निरोधक निमोचक आयुडी है, यानी जो हार्मोन का विरोध करता है, हार्मोन निरोधक आयुडी के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है लिप्स पास कुंडली कॉपर 7 LNG 20 मल्टीलोड 375, ये कॉपर आयन रिलीज करता है, बट हार्मोन निरोधक आयुडी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका मल्टीलोड 375 भी नहीं हो जाएगा, लिप्स पास कुंडली LNG 20 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है, निम्नलिखित में यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग कौन है? STD के बारे में हम बात किए थे। यौन संचारित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी वैसे रोग जो यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, उसे हम यौन संचारित रोग कहा जाता है। ठीक है, पहला है सिफिलिस, दूसरा है जेनाइटल हेपेटाइटिस बी, तीसरा है जेनाइटल हर्पीस। हर्पीस होना चाहिए। देखिए, ये तीनों यौन संचारित रोग है, हमने बताए थे इसका एग्जांपल, और भी कई एग्जांपल थे। ऑप्शन में ये सभी है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ये सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है, भारत में गर्भ निरोधक की लोकप्रिय युक्ति क्या, जो भारत में अधिक पॉपुलर है, यानी गर्भावस्था से बचने के लिए भारत में सबसे मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, जिसे अधिकांश रूप से यूज किया जाता है? देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कोई अता पता रहता नहीं है। गांव घर में पहला देखिए, अभी तो शिक्षा का स्तर बढ़ गया, पहले देखिए शिक्षा का लेवल और बहुत कम था, तो वहां पे किसी को पता भी नहीं था जो किस फर्टिलाइजेशन कब होने की संभावना रहता, उसको 100 दिन एक क्या समान लगता है, यानी तुक्का लह गया तो वाह वाह। ठीक है, वही सेम कंडीशन, बट अब नया कंडीशन में क्या होता है, सब एजुकेटेड हो गए, उसके लिए लोकप्रिय हो गया, कई सारे गर्भ निरोधक विधि के बारे में सभी लोग के बारे में जानकारी सभी लोगों को पता है, और वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग अपने नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के आधार पे अलग अलग यंत्र का प्रयोग करते हैं गर्भावस्था से बचाव के लिए। उसी में से कोई एक लोकप्रिय जो आज के समय में अधिक पॉपुलर है, उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। पहला है निरोध का प्रयोग, कंडोम का प्रयोग जिसे बोलते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन तो नॉर्मली प्राकृतिक है और हमारे सरकार के द्वारा मुफ्त में वितरण भी किए जाते हैं, परंतु लोग अभी भी शर्म के मारे नहीं लेते हैं। चलिए, ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, मुखिया गोली लेना, यानी मुखिया गोली लेना भी गलत होगा, सभी को पिल्स का सेवन नहीं कर सकते हैं, किसी को टाइम नहीं, भूल जाएंगे अगर खाना दवा खाना तो क्या होगा, तो इसे भी लोकप्रिय नहीं माना जाता है। अगला है IUD का प्रयोग, चिकित्सीय विधि, चिकित्सीय विधि टेम्पोररी जिसको ऑपरेशन विधि कहते हैं, यानी शल्य क्रिया विधि, सर्जरी यानी नसबंदी कराना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये परमानेंट है। चलिए, IUD कॉपर टी, यानी इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है IUD में, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375
इसका उपयोग अधिक होता है महिलाओं द्वारा। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाने लगा। पहले तो शहर के लोग करते थे, वहां पे बेसी पता रहता था, उन लोग को ज्यादा पता रहता था प्रॉपर्टी का प्रयोग कैसे किया जाता है ये सब। हम आप पूरा भारत में यानी लगभग ग्रामीण क्षेत्र में भी यह लोकप्रिय हो गया है। इसलिए अब लगभग में सभी व्यक्ति प्रॉपर्टी की तरफ जागने लगे हैं। यानी इससे सिंपल है, गर्भाशय के भीतर कोई भी एक्सपीरियंस डॉक्टर या नर्स के द्वारा गर्भाशय के भीतर इसे लगा दिया जाता है, और इसका अपना एक आयु होता है। अगर आप 5 साल का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, 10 साल का, तो इसका एक टाइम पीरियड होता है, अपना ड्यूरेशन होता है। तो जिस अपना ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप 5 साल तक सगर्भता नहीं चाहते हैं, प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो 5 साल का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर 10 वर्ष का सगर्भता नहीं चाहते हैं तो 10 वर्ष का भी लगाते हैं, मार्केट में सब अवेलेबल है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे मोस्ट पॉपुलर आईयूडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 20। अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश कराने की तकनीक क्या? अंडवाहिनी का बात किया जाता है, हम बताए थे अंडवाहिनी जिसे फेलोपियन नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोपियन नलिका यानी फेलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी, तीनों एक ही नाम है। अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब में युग्मक को प्रवेश कराएंगे यानी ट्रांसफर कर देंगे। युग्मक यानी गैमीट को, देखते हैं क्या है, एमटीएस गलत ऑप्शन, एमटीएस गलत हो जाएगा। ईटी भ्रूण स्थानांतरण, यह भी गलत हो जाएगा। आईवीएफ ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। पोस्ट, हाँ नहीं नहीं, पोस्ट तो नहीं होगा, पोस्ट नहीं। अंडवाहिनी में युग्मक को प्रवेश कराने की विधि, आईवीएफ पोस्ट तो नहीं होगा, आईवीएफ हो सकता है ऑप्शन, ऑप्शन उससे गिफ्ट होना चाहिए, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ एमटीएस है, ईटी भ्रूण स्थानांतरण है, तो हमारे अनुसार ऑप्शन तो गलत है, ऑप्शन आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आंसर मारिएगा तो आईवीएफ ही है, जो इससे कृत्रिम रूप से पात्र निषेचन में प्रवेश कराते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, आईवीएफ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आईवीएफ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 21। कॉपर्टी, अभी बात किए थे कॉपर्टी के बारे में। कॉपर्टी का क्या कार्य है, फंक कार्य पूछ रहा है कॉपर्टी का। पहला, विदलन को रोकना, निषेचन को रोकना, उत्परिवर्तन रोकना, प्रत्यारोपण का रोकना। बताए थे स्वगर्भता से यह बचाता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सहेली। देखिए हमारे बीच अब सहेली एक पिल्स जो है जिसे स्वगर्भता से बचाव के रूप में किया उपयोग किए जाते हैं, यह भी आज के समय में मार्केट में अवेलेबल रहता है। लगभग हर एक ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सभी जगह मिल जाते हैं। यह भी हम लोगों के बीच आज लोकप्रिय हो गया है। इस पिल्स का प्रयोग गर्भ निरोधक गोली है, जिसका प्रयोग मादा स्वगर्भता से बचाव के लिए करते हैं। इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, यानी रोजाना लिया जाता है, या साप्ताहिक लिया जाता है, या तिमाही लिया जाता है, या मासिक लिया जाता है, बताइएगा आप लोग। सहेली यानी सहेली को रोजाना नहीं लिया जाता है, तिमाही में भी नहीं लिया जाता है, मासिक रूप से भी नहीं लिया जाता, अतः इसे किस रूप में लिया जाता है, साप्ताहिक रूप में लिया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी एक सप्ताह में एक बार खाइए और एक सप्ताह तक निषेचन के संभावना से मुक्त हो जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एमनियोसिंटेंसिस एक प्रक्रिया है। हमने पहले एमनियोसिंटेंसिस के बारे में बात किया था, फिगर जो बताए थे, महिला प्रेग्नेंट लेडी जिसको लेटा दिए थे, सॉरी बोर्ड पे लेटा दिए थे, मतलब फिगर बनाए थे, उसके बारे में वहां बात किए थे। अब देखिए एमनियोसिंटेंसिस एक प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, पहला हृदय के विकार की जानने की, पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि भ्रूण के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। दिमाग में कमी को ज्ञात करने की, ब्रेन संबंधित में भ्रूण के बारे में, भ्रूण के भीतर असमानता, दोष, अनुवांशिक विकार या गुणसूत्रीय विकार जानते हैं, लिंग का पता लगाते हैं, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भ्रूण में अनुवांशिक विकार ज्ञात करने की और उपरयुक्त सभी, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भ्रूण के बारे में जितना भी जानकारी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, याद करने वाला प्रश्न, इसको क्लास में बहुत बार याद कराए थे और लगभग में यह प्रश्न पूछा जाता है हर एक बार। परिवार नियोजन योजना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, यानी फैमिली प्लानिंग एक्ट कब किया गया था? देखो हमारा देश जो था आजादी के बाद कई भूखमरी से मर रहा था और देश का जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ते जाता था। आज हम लोग जनसंख्या में सभी देश को पीछे छोड़ दिए हैं, हम किसी से कम नहीं, यह साबित कर दिए। मतलब किसमें, टेक्नोलॉजी में नहीं, टेक्नोलॉजी में भी, और साथ ही साथ जनसंख्या बढ़ाने में भी क्या हो गए, सब एक दूसरे को पीछा छोड़ रहे हैं। यानी भारत का आदमी जो कुछ नहीं कर सकता है तो समझो जनसंख्या बढ़ा सकता है। ठीक है, यहाँ हम दो हमारे दो का नारा लगा था, जिसे उसी समय फैमिली प्लानिंग एक्ट दिया गया था।
और कहा है हम दो हमारे दो। तो कब लागू किया गया था? वो 1951 में दिया गया था, याद रखिएगा। 1951 में फैमिली प्लानिंग एक्ट लागू किया गया था, परिवार नियोजन योजना। एक एमटीपी के बारे में बताए थे जो 1971 में दिया गया था। ठीक है, एमटीपी को अगर पूछा जाएगा तो 1971, और परिवार नियोजन योजना यानी फैमिली प्लानिंग एक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1951 में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन रेट्रो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? हम बताए थे विषाणु दो प्रकार के, एक रेट्रो वायरस, एक राइनो वायरस। राइनो वायरस तो थोड़ा सिंपल वायरस होता है जिसे ऑलरेडी अपने आप यह नष्ट हो जाता है, अर्थात मतलब 1 सप्ताह इंक्यूबेशन पीरियड, इसका संक्रमण काल 1 सप्ताह रहता है। 1 सप्ताह के बाद यह स्वयं अपने आप को हील कर लेता है, ठीक हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। परंतु रेट्रो वायरस द्वारा जो डिजीज होता है वह सबसे मोस्ट डेंजरस डिजीज होता है। जैसे हम बताए थे एड्स के बारे में, एड्स एक प्रकार का रेट्रोवायरल डिजीज है जिसका अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है, उपचार नहीं है। एड्स का कोई अस्थाई उपचार नहीं होता है, यानी एड्स हैज नो एनी परमानेंट क्योर। परंतु एक संस्था है जो इसे रोकथाम के मदद करती है, उस संस्था का नाम है नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यह उसके रोकथाम के लिए कुछ अपना कार्य करती है, दवा वितरण करती है। तो यहाँ देखते हैं निम्न में से कौन रेट्रो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? सुजाक नहीं होता है, ट्राइकोमोनास नहीं होता है, सिफिलिस भी नहीं होता है। रेट्रोवायरल डिजीज जब भी पूछा जाएगा तो एड्स, एड्स एक प्रकार का रेट्रोवायरल डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 26, केंद्रीय औषधि, औषधि का देखो प वाला स होना चाहिए, औषधि संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? केंद्रीय औषधि संस्थान यानी सेंट्रल, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट। हाँ, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, वाह बन गया। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट द्वारा कौन सा गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? ऑप्शन है आपका मालाडी, संयुक्त गोली, निरोध, सहेली। बताइएगा जो सबसे अधिक लोकप्रिय है, बताइएगा आंसर। अभी पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे, सहेली, सहेली इज द करेक्ट आंसर। सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सहेली सबसे अधिक लोकप्रिय है और केंद्रीय औषधि संस्थान संस्थान द्वारा इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, स्तनपान अनातर्व लैक्टेशन एमनियोरिया संबंधित है किससे? हम बताए थे प्रसव के बाद शिशु के भीतर यानी प्रसव के बाद माता के भीतर जब तक दुग्ध का संश्लेषण और स्राव होता है यानी लैक्टेशन होता है, उस समय स्त्री के भीतर लगभग में 2 से 3 माह मासिक चक्र नहीं होते हैं, यानी उस समय सौगर्भता होने की संभावना बहुत ही कम, लगभग शून्य होती है जब तक मासिक चक्र नहीं होता है। तो यह एक प्रकार का कौन सा विधि है उसके बारे में पूछा जाता है। पहला है गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि, दूसरा आतर्व का अभाव, तीसरा गर्भ निरोधक अस्थायी विधि, चौथा एक यौन संचालित रोग। देखो ये कोई रोग तो नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि, अस्थायी तो है नहीं, यह लिमिटेड समय के लिए होता है, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आतर्व का अभाव, इन दिनों हाँ मासिक चक्र का अभाव होता है। तो अगला है गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि, तो यह किससे संबंधित है? आतर्व का अभाव होता है, लेकिन यह अस्थायी विधि है, यह हमेशा के लिए नहीं रहता, बस कुछ दिनों तक यानी कुछ माह तक, 1 से 2 माह तक यह इसमें निषेचन होने की संभावना शून्य रहती है, अर्थात उस समय मासिक चक्र क्योंकि नहीं होता है। ठीक है, यानी गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 28, परखनली शिशु एक तकनीक है। परखनली शिशु के बारे में बात किया जाता है जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे परखनली में तैयार किया जाता है। जैसे टेस्ट ट्यूब, लैब में एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है जिसमें स्पर्म को डाल दिया जाता है, ओवम को डाल दिया जाता है, यानी वैसे संतति जो वैसे दंपति जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। आईवीएफ का एक पॉपुलर विधि है, लेकिन हमको एक इसमें लगता है अगर कोई मान लो परखनली से तैयार किया गया शिशु है, वो बड़ा होगा, उसको सब कहेगा अरे तू टेस्ट ट्यूब बेबी है रे, तोरा तो पैदा नहीं किया गया था, तुमको लैब में तैयार किया गया, कितना बुरा लगेगा। हाँ, चलिए ठीक है, लेकिन निसंतान विधि से, निसंतान से अच्छा है किसी तरह, यानी संतान ना होने से किसी तरह हो जाए। अगला प्रश्न है परखनली शिशु तकनीक किसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन का था अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है और इसे रोपित करते हैं, गलत, संवर्धित नहीं करते हैं इसमें। अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित करा के रोपित करते हैं, अंडाणु को लेकर निषेचित कराते हैं, लेकिन कहाँ कराते हैं ये ऑप्शन नहीं बोल रहा है इसमें। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास परखनली में होता है।
ये ऑप्शन सही लग रहा है। उपरयुक्त में से कोई नहीं। देखो, अंडाणु को लेकर फिर से निषेचित करा के रोपित करते हैं। इसमें अंडाणु को निषेचित करा देते हैं परखनली में, और उसे फिर जाके रोपित कर देते हैं कहाँ, गर्भाशय के आंतरिक व्रत में। इसलिए आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, शुक्राणु अंडाणु का संलयन होता है, लेकिन युग्मनज का विकास प्रश्नली में तो ये होता है, लेकिन कहाँ होता है, इसे रोपित करते हैं, ये बारे में डिस्कस नहीं किया गया, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वैसे ऑप्शन सी सही था, लेकिन इससे अधिक स्पष्ट आंसर ऑप्शन बी का है, इसलिए आपका ऑप्शन बी अधिक सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। 29 कहता है, जन्म पूर्ण भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या है। यानी जन्म पूर्व, बच्चा जन्मने से पहले, यानी पैदा होने से पहले उसके जांचने का विधि, यानी उसके बारे में जांचेंगे नर है या मादा, उसके लिंग का पता। हालांकि यह कानूनन अपराध है, यानी अब लिंग का उल्लेख कहीं पे नहीं किया था। बड़े बड़े हॉस्पिटल में लिखे थे यहाँ लिंग के बारे में किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दिया जा सकता, यह कानूनन अपराध है। तो जन्म पूर्व यानी लिंग के बारे में जांच करने का सबसे लोकप्रिय विधि क्या है, लेप्रोस्कोपी। ये नहीं होगा, लकवा कहते हैं रे, वीर्य सेचन। ये तो होता है कृत्रिम रूप से वीर्य को सेचित करने की प्रक्रिया, क्या कहलाती है, वीर्य सेचन कहलाती है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये लकवा विशेषज्ञ को लेप्रोस्कोपी कहा जाता है, अध्ययन को। अगला है एमनियोसिंटेसिस कोइटल, ये भी गलत हो जाएगा। हम बताए थे एमनियोसिंटेसिस, इसमें भ्रूण के विभिन्न जानकारी को प्राप्त किया जाता है। भ्रूण के लिंग का पता किया जाता है, भ्रूण के आनुवंशिक रोग का पता चल किया जाता है, भ्रूण के भीतर कोई गुणसूत्रीय विकार है उसका पता लगाया जाता है, या फिर भ्रूण के भीतर विभिन्न असमानता या दोष का पता लगाया जाता है। ठीक है। एमनियोसिंटेसिस को ही हिंदी में उल्भेदन कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्भेदन जांच। एमनियोसिंटेसिस सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, हाँ, एमनियोसिंटेसिस देखो, फिर एमनियोसिंटेसिस एक बहुत क्वेश्चन आ गया एमनियोसिंटेसिस से। इसलिए हम बता भी दिए शायद, इसलिए अच्छा किए बता दिए। चलिए देखिए, एमनियोसिंटेसिस एक विधि है। इसमें क्या होता है, बच्चे में आवश्यक अमीनो अम्ल ज्ञात करने के लिए, बच्चे के भीतर आवश्यक अमीनो अम्ल को ज्ञात यानी जानकारी के लिए। दूसरा है भ्रूण में असमानताओं को देखने के लिए, भ्रूण संबंधित जांच का पता लगाते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे में आवश्यक। तीसरा है भ्रूण का उत्क्रमणीय लिंग, लिंग को, भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए। तो हम बताए थे भ्रूण में जितना भी असमानता होता है, असमानता मतलब दोष या विकार, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको दोसर कलर्स करते हैं, घसा गया। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या, अरे प्रश्न नहीं आ रहा, 30 30, हाँ खत्म हो गया टोटल। ठीक है। आपको 4 चैप्टर में किसी प्रकार का कोई डाउट अभी नहीं बचा है, यानी 4 चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव था, लगभग इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमने आज आप लोग को करा दिया है। और भी ऑब्जेक्टिव आपको ऑफलाइन क्लास में भी हम दे चुके हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जिसे भी हमने आपके आज के क्लास में करा दिया गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स लेकर आएंगे। ठीक है। जेनेटिक्स 5 चैप्टर अगले क्लास में हम बताएंगे। 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जेनेटिक्स को बारी बारी से हम चैप्टर वाइज उसका भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे अच्छे से। ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। करना